आज हम काइनेमेटिक्स ऑफ मूविंग फ्लूइड्स को डिस्कस करेंगे। इसमें हम क्रिटिकल वेलोसिटी, रेनॉल्ड नंबर और स्टोक लॉ को डिस्कस करेंगे। फ्लूइड वर्ड को लिक्विड और गैस दोनों के लिए यूज़ किया जाता है। सबसे पहले हम लिक्विड के फ़्लो के बारे में जानेंगे। लिक्विड का फ़्लो दो प्रकार का होता है। पहला स्ट्रीमलाइन फ़्लो और सेकंड टर्बुलेंट फ़्लो। स्ट्रीमलाइन फ़्लो वह फ़्लो होता है जिसमें कोई लिक्विड इस प्रकार फ़्लो होता है कि किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर उसका कोई भी पार्टिकल ठीक उसी पाथ को फॉलो करता है जिस पाथ पर उससे पहले वाला पार्टिकल गुजर चुका है। मीन्स ईच पार्टिकल follows exactly the same path and has the same velocity as its predecessor। इस तरह का जो orderly flow होता है उसको स्ट्रीमलाइन फ्लो कहते हैं। अब यह स्ट्रीमलाइन फ्लो, किसी लिक्विड का स्ट्रीमलाइन फ्लो उस लिक्विड की किसी पर्टिकुलर वेलोसिटी तक ही मेंटेन रहता है। उस पर्टिकुलर वेलोसिटी को क्रिटिकल वेलोसिटी कहते हैं। यदि किसी लिक्विड की वेलोसिटी इस क्रिटिकल वेलोसिटी से अधिक हो तो उस लिक्विड का फ्लो स्ट्रीमलाइन फ्लो न होकर टर्बुलेंट फ्लो हो जाता है। टर्बुलेंट फ्लो में जो पाथ है वो इरेगुलर हो जाता है, कैओटिक हो जाता है। मीन्स कोई निश्चित पाथ नहीं होता है उस लिक्विड के फ्लो का। अब हम रेनॉल्ड नंबर के बारे में डिस्कस करेंगे। रेनॉल्ड नंबर के लिए हम ये देखेंगे कि जो लिक्विड की क्रिटिकल वेलोसिटी है वीसी, वो किस किस पर डिपेंड करती है। रेनॉल्ड के अकॉर्डिंग किसी फ्लूइड की क्रिटिकल वेलोसिटी जो कि किसी ट्यूब में से होकर फ्लो हो रहा है, तो यदि ईटा उस फ्लूइड की विस्कोसिटी है, रो डेंसिटी है फ्लूइड का, और डी उस ट्यूब की डायमीटर है, तो उस ट्यूब में से होकर बहने वाले लिक्विड की क्रिटिकल वेलोसिटी वीसी की डिपेंडेंसी इस प्रकार से हम दिखा सकते हैं। माना कि जो क्रिटिकल वेलोसिटी है वो ईटा पर इस तरह डिपेंड करती है। यहाँ पर पावर का फ़िलहाल हमें मालूम नहीं है, इसको हम डायमेंशन वाले मेथड से निकालेंगे। और क्रिटिकल वेलोसिटी है वो डेंसिटी ऑफ लिक्विड पर इस तरह डिपेंड करती है, और डायमीटर है उस पर इस तरह डिपेंड करती है। इसको कंबाइंडली लिखने पर हमें ये प्राप्त होगा। इसको रीअरेंज करेंगे तो एक डायमेंशनलेस कांस्टेंट प्राप्त होगा आर। अब इसको डायमेंशन वाले फॉर्मूले मेथड से इसको सोल्व करेंगे तो वी सी इक्वल्स टू, सबसे ऊपर वाली इक्वेशन है उसको लिखेंगे। यहाँ पर जो जितनी भी क्वांटिटीज है उनकी डायमेंशंस को लिखा गया है ये सभी। फाइनली इसको डायमेंशनल इक्वेशन के थ्रू सोल्व करेंगे तो ए बी और सी की वैल्यू हमें ये मिलेगी। इसको पुनः इस वाली इक्वेशन में रखेंगे, सबसे ऊपर वाली इक्वेशन में, तो हमें जो क्रिटिकल वेलोसिटी है किसी लिक्विड की वो ये प्राप्त होती है। वी सी इक्वल्स टू आर ईटा अपॉन रो डी। मीन्स जो क्रिटिकल वेलोसिटी है किसी लिक्विड की वो रेनॉल्ड नंबर और ईटा की प्रोपोर्शनल होती है, और डेंसिटी ऑफ फ्लूइड रो और डायमीटर ऑफ ट्यूब डी के इन्वर्सली
प्रोपोर्शनल होती है। इस इक्वेशन से यह स्पष्ट है कि जब d का मान कम होता है, डायमीटर ऑफ ट्यूब कम होता है, तो उस केस में क्रिटिकल वेलोसिटी अधिक होती है। मीन्स तब यह कम डायमीटर वाली ट्यूब स्ट्रीमलाइन फ्लो को प्रमोट करती है। यहाँ पर जो रेनॉल्ड नंबर है उसका मान स्ट्रीमलाइन फ्लो के लिए 1000 लिया जाता है, और यदि R की वैल्यू 3000 से अधिक है तो वो फ्लो टर्बुलेंट फ्लो कहलाता है। अब हम देखेंगे स्टोक लॉ। जब कोई स्फेरिकल बॉल किसी विस्कस मीडियम में फॉल होती है, यहाँ पर विस्कस मीडियम जैसे हनी को ले सकते हैं, तो जब कोई स्फेरिकल बॉल किसी विस्कस मीडियम में फ्लो होती है तो इनिशियली इसकी वेलोसिटी बढ़ती है ड्यू टू इट्स ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉल। इस मोशन के कारण जो फ्लूइड की लेयर्स हैं उनमें रिलेटिव मोशन क्रिएट होता है। मीन्स जो लिक्विड की लेयर्स इस बॉल के कांटेक्ट में हैं वे इस बॉल की वेलोसिटी से मूव होना स्टार्ट होती है, और जो लेयर्स इस बॉल से फार अवे है वो स्टेशनरी रहती है। तो एज ए रिजल्ट एन इंटरनल फ्रिक्शन फोर्स अपीयर्स। मीन्स इन लेयर्स के बीच में एक विस्कस फोर्स डेवलप होता है जो कि इस स्फेरिकल बॉल की डाउनवर्ड मोशन को अपोज करता है। इस केस में यहाँ पर 3 प्रकार के फोर्स इस स्फेरिकल बॉल पर अप्लाई होते हैं। यदि यह बॉल है, स्फेरिकल बॉल है, इसकी डेंसिटी रो है और रेडियस r है, और यह किसी वेलोसिटी v से इस होमोजेनियस मीडियम में फॉल हो रही है। इस होमोजेनियस जो विस्कस मीडियम है उसकी विस्कोसिटी ईटा है और डेंसिटी सिग्मा है। तो इस केस में उस बॉल पर लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा, इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, वेट ऑफ द बॉल एम जी से लिखेंगे और एम को हम डी इंटू वी मीन्स डेंसिटी और वॉल्यूम के टर्म में लिखेंगे। तो ये इक्वेशन हमें मिल जाएगी जो कि उस बॉल पर डाउनवर्ड लगेगा, और एक बॉयंट फोर्स अप्लाई होगा ऊपर की ओर, जिसको हम इस तरह लिख सकते हैं 4/3 पाई आर क्यूब सिग्मा जी। यहाँ पर सिग्मा उस विस्कस मीडियम की डेंसिटी है, और थर्ड फोर्स लगेगा ऊपर की ओर अपवर्ड्स डायरेक्शन में F = 6 पाई ईटा आर वी, स्टोक फॉर्मूला कहलाता है ये। तो ये 3 तरह के फोर्स लगते हैं जिसमें B और C वाले फोर्स ऊपर की ओर लगते हैं और ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की ओर अप्लाई होता है। यहाँ पर भी दिखाया गया है इस फोर्स को। यहाँ पर यदि जब वह स्फेरिकल बॉल इस फ्लूइड में फॉल होती है तो हम जानते हैं कि पहले उसकी वेलोसिटी बढ़ती है क्योंकि उस पर नीचे की ओर एक ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। इसके कारण इसके ऊपर लगने वाला विस्कस फोर्स भी इंक्रीज होता है, लेकिन एक स्टेज ऐसी आती है कि इस बॉल पर नीचे की ओर लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स इस पर ऊपर की ओर लगने वाले बॉयंट फोर्स और विस्कस फोर्स के बराबर हो जाता है। तो इस केस में जो टोटल नेट फोर्स है वो 0 हो जाएगा और बॉल है वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करना स्टार्ट करेगी। तो इस केस में जो वेलोसिटी होगी बॉल की उसको हम टर्मिनल वेलोसिटी कहते हैं। तो यहाँ पर ये नीचे की तरफ फोर्स लगा है वो, और ये ऊपर की ओर लगने वाले फोर्स।
इनको हम सोल्व करेंगे तो हम ये इक्वेशन हमें ये मिलेगी। इस इक्वेशन से हम किसी विस्कस मीडियम में फॉल होने वाली किसी स्फेरिकल बॉल की टर्मिनल वेलोसिटी को निकाल सकते हैं यदि हमें उस बॉल की रेडियस पता हो, उसकी डेंसिटी पता हो, विस्कस जो मीडियम है उसकी डेंसिटी पता हो और विस्कोसिटी सिग्मा ईटा का पता हो। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो टर्मिनल वेलोसिटी वो उस बॉल की रेडियस के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है और बॉल और जो मीडियम है उसकी डेंसिटी के डिफरेंस के प्रोपोर्शनल होती है, साथ ही साथ ईटा के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। यहाँ पर ग्राफ दिखाया गया है उस बॉल की स्पीड और टाइम में। इनिशियली इसकी स्पीड है बढ़ती है, जैसे ही यह उस लिक्विड में फॉल होते हैं तो इसकी स्पीड बढ़ती है, लेकिन जब ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन में लगने वाले फोर्स और डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगने वाले फोर्स बराबर होते हैं तो यह एक कांस्टेंट वेलोसिटी का अचीव कर लेती है और इसकी वेलोसिटी सैचुरेट हो जाती है। इस वेलोसिटी को ही टर्मिनल वेलोसिटी कहते हैं। थैंक यू।